हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, टीएनपी न्यूज की खास पेशकश माटी के लाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। जिंदगी की बिसात पर सफलता का ताज उसी के सिर सजता है जो चुनौतियों के तूफानों से टकराने का मादा रखता है। मंजिलें कभी उन्हें नहीं मिलती जो केवल ख्यालों में महल बनाते हैं। मंजिलें उनके ही कदम चूमती हैं जो जमीन पर उतरकर अपने पसीने से अपनी तकदीर को लिखते हैं। एक सच्चा कर्मयोगी विपरीत परिस्थितियों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है। वो जानता है कि बड़ा सोचने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन उसे साकार करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही नायक की बात करेंगे जिसने अपनी असीम हिम्मत और बेजोड़ दूरदृष्टि से यह साबित कर दिया कि इंसान के मजबूत इरादों के सागे आसमान की ऊंचाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। आज हम जिस माटी के लाल की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, उनका सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने न केवल अपने सपनों को हकीकत में बदला, बल्कि राष्ट्र के विकास को एक नई रफ्तार भी दी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तंग गलियों से निकलकर विश्व पटल पर भारत का परचम लहराने वाले इस शख्स ने दिखा दिया कि व्यापार केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि देश की बुनियाद को फौलाद सा मजबूत करना है। आज की हमारी इस प्रेरणादायी महागाथा के नायक हैं भारत के अग्रणी उद्योगपति और इंफ्रास्ट्रक्चर के बादशाह गौतम अडानी। दुनिया के पटल पर जो व्यापारिक साम्राज्य आज अजय, अनंत और सर्वशक्तिमान दिखाई देते हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि उनकी नींव अक्सर किसी ऐसी गुमनाम, छोटी और साधारण सी जगह पर रखी जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सफलता का सबसे विशाल और मजबूत दरख्त हमेशा वही अपनी जड़ें गहराई तक जमाता है जहां अभावों की अत्यंत कठोर मिट्टी होती है और जिसे निरंतर संघर्ष का खारा पानी मिलता है। हमारी आज की असाधारण और अविश्वसनीय महागाथा किसी महानगर के वातानुकूलित और चमकते हुए बोर्ड रूम से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है भारत के व्यापारिक हृदय और गुजरात के धड़कते हुए शहर अहमदाबाद की उन तंग, सीलन और शोरगुल से भरी गलियों से, जहां हर सुबह जिंदगी एक नई जद्दोजहद के साथ आंख खोलती है। तारीख 24 जून साल 1962। ये वो ऐतिहासिक दौर था जब भारत को अपनी आजादी मिले महज 1.5 दशक ही हुआ था और पूरा देश खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने की एक बेहद मुश्किल और लंबी जद्दोजहद में लगा हुआ था। अहमदाबाद शहर का रतनपोल इलाका, जो अपनी बेहद तंग और घुमावदार गलियों, पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों, सूती कपड़ों के अनगिनत धूल भरे गोदामों और इंसानों की भारी भीड़भाड़ के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था, वहीं के एक बेहद पारंपरिक, मध्यम वर्गीय और संस्कारी जैन परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया गौतम। उनके पिता शांतिलाल अडानी एक बेहद छोटे स्तर के बहुत ही साधारण से कपड़ा व्यापारी थे। उनका कारोबार कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो महज कुछ गज सूती कपड़ों की थोक और फुटकर खरीद फरोख्त तक ही सीमित रहा करते थे, जिससे बमुश्किल उनके घर का चूल्हा जल पाता था। उनकी मां शांताबेन एक अत्यंत सादगी पसंद, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित गृहिणी थी। ये परिवार आकार में बहुत बड़ा था। बालक गौतम समेत इस घर में कुल 8 भाई बहन थे। रतनपोल की उन सकरी और सीलन भरी गलियों के बीच बने एक बहुत ही छोटे से साधारण से मकान में रहने वाले इस 10 सदस्यों के बड़े परिवार की दैनिक जरूरतें बहुत सारी थी, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए आमदनी के साधन बेहद सीमित, अनिश्चित और ऊंट के मुंह में जीरे के समान थे। परिवार का पेट पालने के लिए पिता शांतिलाल हर सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले उठ जाते और देर रात तक अपनी उस छोटी सी दुकान की गद्दी पर बैठकर ग्राहकों के साथ माथापच्ची और कड़ी मेहनत करते ताकि उनके बच्चों को सम्मान के साथ 2 वक्त की रोटी मिल सके और वो उन्हें एक अच्छी स्कूली शिक्षा देकर इस गरीबी के चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकाल सके। बचपन से ही गौतम ने जीवन की उस कठोर और कड़वी सच्चाई को बहुत करीब से महसूस किया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था
कि कैसे महीने के आखिरी दिनों में घर चलाने के लिए पाई पाई का हिसाब रखा जाता है। घर का माहौल भले ही आर्थिक रूप से तंग, दबाव भरा और रोजमर्रा की चुनौतियों से अटा पड़ा था, लेकिन वहां जैन धर्म के मूल संस्कारों, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और भविष्य को लेकर बुने जाने वाले बड़े सपनों की कोई कमी नहीं थी। रतनपोल की उन भीड़ भाड़ वाली, शोरगुल से भरी और धूल और सूती धागों के गुबार के बीच खेलते हुए बालक गौतम का दिमाग अक्सर उन गलियों की भौतिक सीमाओं से बहुत दूर किसी अनजानी और विशाल दुनिया की उड़ान भरता रहता था। वो अपने आसपास के बाकी बच्चों की तरह केवल खेल कूद, गिल्ली डंडा या पतंगबाजी तक सीमित रहने वाले साधारण बच्चे नहीं थे। उनके भीतर उम्र से कहीं ज्यादा एक गहरी खामोशी थी और अपने आसपास घटित होने वाली हर छोटी बड़ी व्यापारिक गतिविधि को बेहद बारीकी से देखने, समझने और उसका विश्लेषण करने की एक अजीब सी ललक थी। जब उनके हम उम्र बच्चे खिलौनों के लिए जिद करते या मेलों में जाने के लिए मचलते, तब गौतम अक्सर बाजार के किसी नुक्कड़ पर या अपने पिता की दुकान के बाहर घंटों चुपचाप खड़े रहते। वो वहां से गुजरने वाले बड़े व्यापारियों का माल तौलते, ग्राहकों से चतुराई से मोलभाव करते, अपने सामान को ऊंचे दामों पर बेचते और शाम तक एक अच्छा मुनाफा कमाते हुए बिना पलक झपकाए मुनाफे की रकम को निहारते रहते थे। उन्हें इस बात में बहुत गहरी दिलचस्पी थी कि आखिर अर्थशास्त्र का ये पहिया कैसे घूमता है, कैसे एक छोटी सी चीज को सस्ते दाम में खरीदकर उसे किसी और व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से सही और महंगे दाम पर बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। गौतम बहुत छोटी उम्र में ही ये समझ रहे थे कि दुनिया की आर्थिक धुरी कैसे काम करती है और बाजार में मांग और आपूर्ति का नियम क्या होता है। लेकिन उनके सपनों का आकार उनके पिता की उस छोटी सी दुकान की चारदीवारी और रतनपोल की उन तंग सीमाओं से कई हजार गुना बड़ा था। दुनिया के हर फिक्रमंद माता पिता की तरह गौतम के माता पिता भी यही चाहते थे कि उनका बेटा दुनियादारी के चक्करों से दूर रहे, खूब मन लगाकर पढ़ाई करे, अच्छी डिग्रियां हासिल करे और किसी बड़े सरकारी या प्राइवेट दफ्तर में नौकरी करके एक स्थिर भविष्य का चुनाव करे। वो चाहते थे कि उनके बेटे को जिंदगी में वो हाड़ तोड़ संघर्ष ना करना पड़े जो उसके पिता ने पूरी उम्र किया है। इसी उम्मीद और बहुत सारे सपनों के साथ उनका दाखिला अहमदाबाद के उस समय के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित सेठ चिमनलाल नगीन दास विद्यालय में करवा दिया गया। गौतम रोजाना स्कूल जाते जरूर थे, अपनी कक्षा की लकड़ी की बेंचों पर बैठते भी थे, लेकिन स्कूल के उस शांत, अनुशासित और किताबी वातावरण में उनका चंचल मन कभी पूरी तरह से नहीं रम पाया। ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाने वाली इतिहास की तारीखें और किताबों के रटे रटाए पन्ने उनके उस तेज दौड़ते दिमाग को बांधने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे थे। उन्हें हमेशा ये लगता था कि असली ज्ञान बंद कमरों की घुटन में नहीं, बल्कि बाहर की उस खुली दुनिया में है, जहां हर दिन करोड़ों रुपयों का लेन देन होता है, जहां जोखिम लिया जाता है और जहां इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसी उबाऊ स्कूली जीवन के दौरान एक ऐसी चमत्कारी और जीवन बदलने वाली घटना घटी जिसने गौतम अडानी की सोच और उनके भविष्य की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। स्कूल की तरफ से बच्चों को गुजरात के प्रसिद्ध कांडला पोर्ट की एक शैक्षणिक यात्रा पर ले जाया गया। वो एक दिन गौतम अडानी के जीवन का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। जब उस छोटे से बच्चे ने बस की खिड़की से उतरकर पहली बार अपनी आंखों के सामने असीम, नीले और अथाह समंदर को देखा और समंदर की उस विशाल छाती पर तैरते हुए लोहे के पहाड़ जैसे मालवाहक जहाजों को देखा, तो वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। दिन रात जहाजों से माल चढ़ाने और उतारने वाली गगनचुंबी क्रेनों की गड़गड़ाहट और वहां काम करने वाले हजारों मजदूरों के कोलाहल ने उस बालक पर एक सम्मोहन सा कर दिया। दूसरे सभी बच्चों के लिए वो सिर्फ एक साधारण सी पिकनिक थी, लेकिन गौतम के लिए वो एक नया ब्रह्मांड था, एक ऐसा गहरा अनुभव जिसने उनकी रूह को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पहली बार इंसान द्वारा बनाई गई किसी इतनी विशाल, इतनी शक्तिशाली और इतनी भव्य चीज को देखा था। समंदर की उन लहरों के बीच खड़े होकर उस बालक ने अपने दिल की गहराइयों में एक ऐसा अकल्पनीय संकल्प लिया जिसने आगे चलकर भारत का पूरा भूगोल बदल दिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि एक दिन मैं भी ऐसा ही कुछ बहुत विशाल और ताकतवर बनाऊंगा जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया आएगी। कांडला पोर्ट के उस दृश्य ने उनके भीतर बरसों से सोए हुए उस महत्वाकांक्षी शेर को पूरी तरह से जगा दिया था। अब उन्हें स्कूल की वो चार दीवारी एक लोहे के पिंजरे की तरह घुटन भरी लगने लगी थी। जैसे जैसे बेमन से उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और परिवार के दबाव में
गुजरात विश्वविद्यालय में बीकॉम कॉमर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया, लेकिन उनका मन अब उस कॉलेज की क्लासरूम में एक पल के लिए भी नहीं लगता था। वो ये हकीकत जान चुके थे कि व्यापार की असली पढ़ाई किसी विश्वविद्यालय की मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि तपती हुई सड़कों और बाजार की धक्के खाती भीड़ में होती है। आखिरकार महज 18 साल की कम उम्र में जब वो अपने ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थे और उनके बाकी साथी डिग्रियां पूरी करने में लगे थे, तब गौतम ने एक ऐसा दुस्साहसिक और चौंकाने वाला फैसला लिया जिसने उनके परिवार में भयंकर भूचाल ला दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई को बीच में ही हमेशा के लिए छोड़ने का खुले तौर से ऐलान कर दिया। परिवार वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन गौतम के उस फैसले में हिमालय की चट्टान जैसी ऐसी अटल दृढ़ता थी जिसे कोई भी दबाव हिला नहीं सका। साल 1978 में उनकी जेब में मात्र 100 रुपए का एक नोट रखकर बिना किसी सहारे या बैकअप प्लान के उन्होंने अपना पुश्तैनी घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और सपनों की माया नगरी मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन के एक जनरल डिब्बे में चढ़कर अपनी पहली उड़ान भर ली। मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी और सपनों का शहर कहा जाता है, जहां एक ऐसा विशालकाय समंदर है जिसमें रोजाना हजारों लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन इस शहर की रफ्तार इतनी तेज और बेरहम है कि ज्यादातर लोग इसकी भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन 18 साल की युवा गौतम मुंबई से हारने या परिस्थितियों से समझौता करने नहीं आए थे। वो तो इस शहर की छाती पर अपना नाम उकेरने आए थे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर उतरते ही शहर की उस भागती दौड़ती जिंदगी ने उनका स्वागत किया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने किसी मिल में नौकरी तलाश के बजाय सीधा दक्षिण मुंबई के सबसे रईस इलाके झवेरी बाजार का रुख किया। झवेरी बाजार उस समय भारत के हीरों और सोने के व्यापार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गढ़ था। यहीं पर उन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स नाम की एक बेहद नामी डायमंड ट्रेडिंग कंपनी में हीरा छाटने वाले के रूप में एक बेहद छोटी सी नौकरी से शुरुआत की। दूर से देखने में ये काम भले ही आसान लगता हो, लेकिन वास्तव में ये किसी घोर तपस्या से कम नहीं था। सफेद मखमली गद्दी के ऊपर घंटों तक बिना हिले डुले बैठे रहना, आंख में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर लगातार चमचमाते हीरों को घूरते रहना और उनके रंग, उनकी कटिंग, उनकी स्पष्टता और उनके कैरेट का बेहद बारीकी से मूल्यांकन करना। इस उबाऊ लेकिन जरूरी काम ने युवा गौतम के व्यक्तित्व में दो सबसे बड़ी चीजें शामिल कर दी। पहला, अथक और असीमित धैर्य, और दूसरा, किसी भी चीज का बिल्कुल सटीक मूल्यांकन करने की बेजोड़ क्षमता। गौतम ने इस जटिल काम को इतनी शिद्दत से सीखा कि वो बहुत ही जल्द हीरों की असल कीमत पहचानने में बाजार के पुराने दिग्गजों को भी आसानी से मात देने लगे। लेकिन गौतम सिर्फ चंद हजार रुपए महीने की पगार पाने वाला एक साधारण से कर्मचारी बनकर अपना जीवन नहीं काटना चाहते थे। मात्र 2 से 3 साल की गहन अनुभव के बाद जब उनके हम उम्र युवा अपनी पहली नौकरी में सेटल होने का जश्न मना रहे होते हैं, तब गौतम ने एक बेहद साहसिक और पूरे बाजार को चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने सुरक्षित नौकरी छोड़ दी और उसी झवेरी बाजार की एक छोटी सी जगह में अपनी खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोल ली। उस समय उनकी उम्र बमुश्किल 20 साल रही होगी। बाजार के बड़े बड़े और दशकों का अनुभव रखने वाले करोड़पति व्यापारियों के बीच ये युवा और बिल्कुल अनजान लड़का अपनी तेज तर्रार पहचान बना रहा था। उनकी आंखों में हीरों को परखने की कुदरती चमक और सौदेबाजी के गजब के आत्मविश्वास ने ग्राहकों को आकर्षित किया। उनके सटीक फैसलों ने उन्हें बिजनेस के पहले ही साल में 1 लाख रुपए का जबरदस्त और अकल्पनीय मुनाफा कमा कर दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में 20 साल के एक लड़के के लिए 1 लाख रुपए की नगद कमाई किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इस पहली बड़ी व्यावसायिक सफलता ने गौतम के भीतर ये चट्टानी आत्मविश्वास भर दिया कि वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा महाकाव्य सोच रखा था। मुंबई का ये झवेरी बाजार उनका अंतिम पड़ाव नहीं था, बल्कि ये तो केवल उनके जीवन के महासंग्राम का एक छोटा सा अभ्यास मैच था। जब गौतम मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में सफलता की ऊंची उड़ान भर रहे थे, तभी किस्मत ने उनके जीवन में एक बार फिर करवट ली। साल 1981 में अचानक उन्हें अहमदाबाद से अपने बड़े भाई मनसुख भाई का एक बहुत ही जरूरी बुलावा आया। मनसुख भाई ने अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक छोटी सी प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी थी, लेकिन उसे चलाना और मुनाफे में लाना उनके लिए बड़ा सिरदर्द था। समस्या मशीनों में नहीं थी, बल्कि नीतियों में थी। उस दौर में प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए जो सबसे जरूरी कच्चा माल चाहिए होता था, वो भारत के घरेलू बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं था। भारत एक बंद अर्थव्यवस्था थी, जहां चारों तरफ कठोर लाल फीताशाही और लाइसेंस राज का भयंकर बोलबाला था। विदेशों से कोई भी कच्चा माल आयात करना लोहे के चने चबाने जैसा काम था।
अपने बड़े भाई की इस गहरी परेशानी और परिवार के व्यापार को आंखों के सामने डूबते हुए देखकर गौतम ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने मुनाफे उगलते हीरों के कारोबार को मुंबई में ही छोड़ दिया और परिवार के प्रति अपने दायित्व को मानते हुए वापस अपनी माटी अहमदाबाद लौट आए। यह उनके जीवन का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने आगे चलकर भारतीय कॉरपोरेट जगत की पूरी दिशा ही बदल दी। अहमदाबाद आकर गौतम ने बंद पड़ी फैक्ट्री का कामकाज अपने मजबूत हाथों में लिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा मशीनों को ठीक करने में नहीं लगाई, बल्कि बाजार की पूरी सप्लाई चेन को गहराई से समझा। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि असली समस्या कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति में है, जिसके बिना महंगी मशीनें लोहे के कबाड़ के समान है। उन्होंने देखा कि केवल उनका भाई ही नहीं, बल्कि देश भर में फैली सैकड़ों छोटी बड़ी प्लास्टिक कंपनियां कच्चे माल के लिए दर दर तरस रही हैं। यहीं से गौतम के उस दूरदर्शी दिमाग ने एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी अवसर को खोज निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बड़े पैमाने पर विदेशों से इस कच्चे माल का आयात करूं और उसे देश भर की इन सभी मजबूर फैक्ट्रियों को बेच दूं, तो ये कितना बड़ा व्यापार बन सकता है। ये विचार सोचना आसान था, लेकिन नौकरशाही में जकड़े भारत में इसे हकीकत में तब्दील करना मुश्किल था। युवा गौतम अडानी अपनी एक पुरानी स्कूटर पर बैठकर अहमदाबाद की चिलचिलाती धूप में सरकारी दफ्तरों, पोर्ट अथॉरिटी और कस्टम विभाग के अंतहीन चक्कर काटने लगे। बाबुओं के सामने घंटों इंतजार करना, आयात के मुश्किल लाइसेंस निकलवाना और इंटरनेशनल ट्रेड की कानूनी पेचीदगियों को समझना उनके रूटीन का एक हिस्सा सा बन गया। कई बार निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। अंततः उनकी इस अथक मेहनत का फल मिला और साल 1985 में उन्होंने छोटे पैमाने पर प्राइमरी पॉलीमर्स का विदेशों से आयात सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। उनका ये व्यापारिक दांव बिल्कुल सटीक बैठा। बाजार में कच्चे माल की इतनी भयंकर मांग थी कि बंदरगाह पर उनका माल उतरते ही हाथों हाथ बुझ जाता था। उन्हें इस नए व्यापार में अभूतपूर्व सफलता मिली। आयात निर्यात बाजार की नब्ज को पूरी तरह से पकड़ चुके गौतम अडानी ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी सफलता की मजबूत नींव पर साल 1988 में महज 5 लाख रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ उन्होंने एक नई कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की। यही वो कंपनी है जो आज विशालकाय अडानी इंटरप्राइजेस के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है। शुरुआत में इस कंपनी ने केवल प्लास्टिक तक खुद को सीमित नहीं रखा। गौतम का विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने तेजी से कृषि उत्पादों और आवश्यक वस्तुओं का व्यापार भी शुरू कर दिया। उनका ये सफर, जो रतनपोल की घुटन भरी गलियों से शुरू होकर मुंबई के झवेरी बाजार से होता हुआ एक पुरानी स्कूटर के धक्कों तक पहुंचा था, अब एक बहुत बड़े और वैश्विक मुकाम की तरफ बेहद तेजी से बढ़ चला था। प्रोग्रामिंग डेस्क, टीएनपी न्यूज। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि किस तरह से गौतम अडानी 2 बार मौत के मुंह से बाहर निकले और भारत में अपना औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। आप कहीं मत जाइए, बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अवसर उपलब्ध कराए गए। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन।
बिल भी रिचार्ज, फोन भी रिचार्ज। Life on the go, सब sorted in seconds. It's a six. What a shot. आज भी बिजली का बिल नहीं भरा, सीरियसली? गुड से भला कर। मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, फास्टैग, सब एक ही ऐप में। डाउनलोड पेरूपिक टुडे। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। संघर्ष के शुरुआती दिनों में सीखी गई सीख इंसान को जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार करती है। मुंबई के झवेरी बाजार के तजुर्बे और अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर से तय किए गए उस सफर ने गौतम अडानी को वो फौलाद बना दिया था जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती थी। उनका व्यापार अब तेजी से फल फूल रहा था, लेकिन गौतम अडानी कोई साधारण व्यापारी नहीं थे जिन्हें चंद करोड़ रुपयों के मुनाफे से संतुष्टि मिल जाती। उनके सीने में अब भी कांडला पोर्ट का वो विशाल सपना धड़क रहा था जो उन्होंने कभी देखा था। अब वक्त आ गया था कि वो अपने ट्रेडिंग की दुनिया से बाहर निकलें और खुद को भारत के निर्माण के साथ जोड़ दें। उनका अगला कदम इतना बड़ा और इतना जोखिम भरा था जिसने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के पसीने छुड़ा दिए। अहमदाबाद में एक छोटी सी एक्सपोर्ट कंपनी से शुरू हुआ गौतम अडानी का सफर अब एक नए राष्ट्रीय युग में प्रवेश करने वाला था। साल 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था का वो ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ जिसने देश को आर्थिक दिवालियेपन से निकालकर उदारीकरण और वैश्वीकरण के खुले आसमान में लाकर खड़ा कर दिया। दशकों से भारतीय व्यापार का गला घोटने वाले लाइसेंस राज की जंजीरें टूट रही थी और विदेशी निवेश के लिए भारत के दरवाजे खुल रहे थे। बदलते हुए इस राष्ट्रीय परिदृश्य को गौतम अडानी की दूरदर्शी नजरों ने बहुत खामोशी से पढ़ लिया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि अब नए भारत में वो सब किया जा सकता है जो पहले नामुमकिन था। उनकी कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन गौतम अडानी की उद्यमशीलता की भूख अब केवल ट्रेडिंग की सीमाओं को लांघकर देश के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की तरफ मुड़ चुकी थी। वो केवल माल बेचना नहीं बल्कि देश का पूरा लॉजिस्टिक्स तंत्र बदलना चाहते थे। ये स्वर्णिम अवसर साल 1995 में उनके सामने आया जब गुजरात सरकार ने कच्छ की खाड़ी में मुंद्रा तट पर एक निजी बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव रखा। गौतम अडानी ने बिना समय गंवाए इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया, लेकिन कागजों पर यह सौदा जितना मुनाफेदार लग रहा था, मुंद्रा की जमीन पर वो उतना ही खौफनाक था। वहां न कोई सड़क थी, न बिजली, न ही पीने का पानी। वहां मीलों तक फैला हुआ सिर्फ खारा पानी, बबूल की झाड़ियां और गहरे नमक का जानलेवा दलदल था। दुनिया के तमाम बड़े और प्रतिष्ठित इंजीनियरों ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि इस अस्थिर दलदल पर बंदरगाह बनाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है और ये पैसा पानी में बहाने जैसा है। लेकिन उन विशेषज्ञों को नहीं पता था कि गौतम अडानी की आंखों में बचपन में देखा गया कांडला पोर्ट का विराट सपना पल रहा था। उन्होंने सभी चेतावनियों को खारिज किया। वो खुद उस भयंकर दलदल में गम बूट पहनकर उतर गए। महीनों तक पोर्टा केबिन में रहे और मजदूरों के साथ सूखी दाल रोटी खाई। उन्होंने दुनिया की अत्याधुनिक ड्रेजिंग तकनीक का इस्तेमाल कर समंदर के तल से लाखों टन रेत निकालकर उस दलदल को पाटा। प्रकृति को चुनौती देते हुए वहां एक ठोस जमीन तैयार की गई। जहां कभी जानलेवा कीचड़ और सन्नाटा था, वहां गौतम अडानी की जिद ने गगनचुंबी क्रेनों से सुसज्जित एक अत्याधुनिक मुंद्रा बंदरगाह खड़ा कर दिया, जो आज भारत की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। मुंद्रा बंदरगाह का निर्माण इंजीनियरिंग का चमत्कार था, लेकिन ये महायुद्ध की आधी लड़ाई ही थी। कोई भी बंदरगाह तब तक अधूरा है जब तक उसे देश के कारखानों और बाजारों से जोड़ने वाली रेलवे लाइन वहां न पहुंचे। उस समय मुंद्रा से निकटतम जंक्शन 21 किलोमीटर की दूरी पर था और सरकार के पास नई रेलवे लाइन बिछाने का ना तो बजट था ना ही समय। गौतम अडानी ने कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा
कि अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो हम अपनी रेलवे लाइन खुद बिछाएंगे। भारी निवेश और लंबी जद्दोजहद के बाद उन्होंने अपने निजी खर्चे पर मुंद्रा से आदिपुर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण करवाकर उसे भारतीय रेलवे के ग्रिड से जोड़ दिया। इस कदम ने मुंद्रा को भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बंदरगाह बना दिया। सफलता के इस गगनचुंबी पहाड़ को चढ़ते हुए गौतम अडानी की जिंदगी में ऐसे खौफनाक पल भी आए जो किसी को भी तोड़ सकते थे। साल 1998 में जब उनका सितारा बुलंदी पर था, अंडरवर्ल्ड के हथियारबंद गुंडों ने दिन दहाड़े उनका अपहरण कर लिया और $1.5 मिलियन की भारी भरकम फिरौती मांगी। मौत के उस खौफनाक साए में भी गौतम अडानी का बर्ताव किसी योगी की तरह बिल्कुल शांत और स्थिर था, जिसे देखकर खुद अपहरणकर्ता हैरान थे। उनकी दिमागी मजबूती ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और अगले ही दिन वो बिना किसी खौफ के अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। नियति ने उनके धैर्य की एक और रक्त रंजित परीक्षा ली। आतंकी हमले की वो मनहूस रात जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया। गौतम अडानी ताज होटल में उस वक्त डिनर कर रहे थे। आतंकियों की गोलियों और ग्रेनेड धमाकों के बीच उन्हें होटल के अंधेरे बेसमेंट में छुपाया गया। पूरी रात मौत उनके सिर पर नाचती रही। अगली सुबह जब भारतीय कमांडोज ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला तो उनके चेहरे पर कोई दहशत नहीं थी। उन्होंने मीडिया से शालीनता से कहा, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है और जो जीवन बच गया उसे दोगुने उत्साह के साथ राष्ट्र के काम में लगाना है। इन दो घटनाओं ने गौतम अडानी को ऐसा फौलादी इंसान बना दिया जिसके लिए व्यापारिक जोखिम लेना अब बच्चों का खेल था। मुंद्रा की सफलता और जिंदगी के कड़े इम्तिहानों से पार पाने के बाद गौतम अडानी की विस्तारवादी सोच ने रफ्तार पकड़ ली। साल 1999 में उन्होंने सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल के साथ मिलकर फॉर्च्यून ब्रांड लॉन्च किया, जिसने बहुत कम समय में विदेशी कंपनियों को पछाड़कर भारत की हर रसोई में अपनी स्थायी जगह बना ली। लेकिन गौतम की नजर अब भारत के सबसे बड़े संकट ऊर्जा संकट पर थी। देश की अर्थव्यवस्था को कारखानों और घरों को रोशन करने के लिए निर्बाध बिजली भी चाहिए। साल 2006 में उन्होंने अडानी पावर की स्थापना कर मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा निजी थर्मल पावर प्लांट लगाया। इस विशाल प्लांट को चलाने के लिए कोयले की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का रुख किया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित कारमाइकल खदान का उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे विवादित प्रोजेक्ट में से एक बन गया। पूरी दुनिया के पर्यावरणविदों ने उन्हें रोकने के लिए अदालतों में दर्जनों मुकदमे चलाए, लेकिन गौतम अडानी ने हार नहीं मानी। 10 साल की लंबी कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई के बाद उन्होंने अंततः जीत हासिल की और कोयला निकालकर भारत भेजना शुरू किया। ये उनकी उसी जिद का परिणाम था जो कभी खत्म नहीं होती, जो किसी के सामने झुकती नहीं है। आज गौतम अडानी केवल एक नाम नहीं बल्कि भारत के बुनियादी ढांचे के निर्विवाद और सबसे शक्तिशाली सम्राट बन चुके हैं। पारंपरिक ऊर्जा के बाद भविष्य की मांग को समझते हुए उन्होंने ग्रीन एनर्जी की ओर दुनिया का सबसे बड़ा कदम बढ़ाया है। गुजरात के खावड़ा के बंजर इलाके में बन रहा उनका रिन्यूएबल एनर्जी पार्क पेरिस शहर से भी 5 गुना बड़ा है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। समंदर और जमीन को जीतने के बाद उन्होंने एविएशन फील्ड में भी अपनी शानदार एंट्री से तहलका मचा दिया। देश के प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन का जिम्मा आज अडानी समूह के हाथों में है। इसके साथ ही अंबुजा और एसीसी जैसी दिग्गज सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण कर वो रातों रात देश के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक बन गए। आज एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण, डेटा सेंटर्स और ग्रीन हाइड्रोजन तक में अडानी समूह सबसे आगे की कतार में खड़ा है। लेकिन इतनी अपार संपत्ति और अरबों डॉलर के साम्राज्य के बीच भी गौतम अडानी अपनी जड़ों और अपनी जमीन को नहीं भूले हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति अडानी के नेतृत्व में चलने वाला अडानी फाउंडेशन आज देश के 18 राज्यों के हजारों सुदूर गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के क्षेत्र में एक खामोश क्रांति ला रहा है। भुज भूकंप के बाद स्कूल बनाने से लेकर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तक ये फाउंडेशन राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण मोर्चा संभाले हुए है। हाल ही में एक विदेशी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट ने अडानी समूह के शेयर बाजार में भयंकर उथल पुथल मचाई थी। कई लोगों ने मान लिया कि ये साम्राज्य बिखर जाएगा, लेकिन गौतम अडानी का जवाब शब्दों या बहसों से नहीं बल्कि उनके मजबूत बैलेंस शीट और समय से पहले पूरे होते प्रोजेक्ट्स ने दिया। उन्होंने चुपचाप कर्ज कम किए, निवेशकों का भरोसा जीता और पहले से भी अधिक मजबूती के साथ वापसी की। वो अक्सर कहते हैं, मैं कोई राजनेता नहीं, केवल एक साधारण व्यापारी हूँ और मेरा धर्म देश की प्रगति में अपना पसीना बहाना है। अहमदाबाद की चिलचिलाती धूप में एक पुराने स्कूटर से
अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले गौतम अडानी आज अत्याधुनिक प्राइवेट जेट्स में सफर करते हैं और दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठते हैं। लेकिन आज भी गौतम अडानी जब अपने गांव जाते हैं तो उनमें आज भी रतनपोल की गलियों का वही सादगी भरा लड़का नजर आता है। उन्होंने अपने जीवन के इस अतुलनीय महाकाव्य से सिद्ध कर दिया है कि अगर आंखों में स्पष्ट विजन, इरादों में लोहे जैसी मजबूती और मेहनत की आग हो तो एक आम आदमी भी देश और दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। गौतम अडानी आज भारत की उस नई, आक्रामक और आत्मविश्वासी सदी के सबसे बड़े प्रतीक है, जो अब दुनिया के सामने झुकने को नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है। प्रोग्रामिंग डेस्क, टीएनपी न्यूज। माटी के लाल के अगले एपिसोड में हम एक ऐसे ही और महान प्रेरणादायी नायक की संघर्ष गाथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड